आज के मुख्य समाचार। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी, नाटो देश यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू। प्रियंका गांधी ने कहा, देश के मतदाताओं की बदलती प्राथमिकता। शिवसेना नेता और करीबियों के घरों और संपत्तियों पर आयकर विभाग के छापे। ठाणे में 10 साल से बंद अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को फिर से खोला। मुंबई, रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जान गई। नाटो के सदस्य देशों ने भी यूक्रेन को हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। बहुत से एक्सपर्ट इस लड़ाई को तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मान रहे, हालांकि दोनों देश अब बातचीत के लिए धीरे धीरे राजी हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की खूब चर्चा हो रही, जिन्होंने दशकों पहले इस युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। बाबा वेंगा बल्गेरिया के रहने वाले थे। कहते हैं कि एक तूफान में उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद ईश्वर से उन्हें वरदान मिला, जिसमें वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते थे। 1996 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज तक सही हो रही हैं। उन्होंने 9/11 के आतंकी हमलों, ब्रेक्सिट, सोवियत संघ आदि के बारे में जो बातें कही थी, वो सब सच हुई। मौजूदा हालात के बारे में भी बाबा वेंगा ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। उस दौरान उन्होंने लेखक वेलेंटिन सिदोरोव से कहा था कि 2022 में रूस दुनिया का बादशाह बनेगा, जबकि यूरोप एक बंजर भूमि की तरह हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा था कि सभी बर्फ जैसे पिघल जाएंगे, केवल एक ही अछूता रहेगा, व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा। उनके अनुयायियों के मुताबिक बाबा का कहने का मतलब था कि रूस सबको रास्ते से हटा देगा और दुनिया पर राज करेगा। बाबा वेंगा ने अपने जीवन में 5079 तक की कई भविष्यवाणियां की हैं। उनका मानना है कि 5079 के बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। खास बात यह है कि बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणियों को खुद से कहीं नहीं लिखा। उन्होंने इसे बस अपने अनुयायियों को बताई थी, जो हर साल की शुरुआत में उसे दुनिया के सामने लाते रहते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2022 में कई एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा 2022 में दुनिया में पानी का संकट गहराने वाला है, क्योंकि कई नदियों का पानी प्रदूषित हो जाएगा। साथ ही कई झीलों और तालाबों को भी नुकसान पहुंचेगा। भविष्यवाणी में आगे कहा गया कि 2022 में ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत में पड़ेगा और जहां पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा। उत्तर प्रदेश में नई राजनीति महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए भर्ती, किसानों के कल्याण और जनता की भलाई की राह से निकलेगी। यह कहना है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का। देश के मतदाताओं की बदलती प्राथमिकता, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जनता के मुद्दों पर वन इंडिया ने उनसे बात की। आज देश में बहुत गंभीर समस्याएं हैं, जिनका सामना आम जनता रोजाना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर राजनीतिक दलों का प्रयास रहता है कि उनका आकलन काम से मतलब कि इन समस्याओं के समाधान और जनता के प्रति जवाबदेही से हटकर धर्म और जाति की राजनीति पर टिका रहे। इससे राजनीति में एक बहुत घातक परंपरा स्थापित हो गई है कि जनता के मुद्दों को नकार के भी वोट पाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस हल का खाका तैयार कर चुनावी चर्चा की दिशा बदलने का प्रयास किया है। मैं समझती हूं कि काफी हद तक हम सफल रहे हैं, क्योंकि आज मतदाताओं के दिमाग में एक बात तो पूरी तरह साफ है कि उनको अपने मुद्दों पर आधारित राजनीति चाहिए। देश के युवा मतदाता जानना चाहते हैं कि सरकार चलाने वाली पार्टी ने रोजगार क्यों नहीं दिया। ठीक इसी तरह मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान, छोटे दुकानदार सब अपने मुद्दों पर केंद्रित जवाब चाहते हैं। अफसोस ये है कि सत्ताधारी दल और देश की तमाम पार्टियां मतदाताओं की इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतर रही हैं। उनका एक ही एजेंडा है, धर्म और जाति के आधार पर लोगों के जज्बातों को उभारकर सत्ता में रहना। इसीलिए चुनाव के समय वो इस तरह की सारी बातें करते हैं, जिनसे जनता की समस्याओं का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बस अब और नहीं। कांग्रेस पार्टी की एक केंद्रित विचारधारा है, जिसमें समानता, समभाव, बंधुत्व जैसे विचार केंद्र में हैं। विचारधारा हर जगह एक ही है। हाँ, हम विकेंद्रीकरण के मॉडल पर काम करते हैं। उसमें मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इन चुनावों में कांग्रेस ने यूपी में 40% टिकट महिलाओं को दिया है। इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने सत्ता के दमन के विरुद्ध संघर्ष किया और भयंकर अत्याचारों का सामना किया। वे समानता के लिए लड़ रही हैं, तो राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का आना अपने आप में बहुत भारी संदेश है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर यूपी की महिलाएं एकजुट होकर राजनीति में मुद्दों में अपना दावा ठोक दे, तो वह पूरे देश की महिलाओं को 2 संदेश दे सकती हैं। पहला कि महिलाएं एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत हैं, जो इस देश के नेताओं को सही मुद्दों पर राजनीति करने को मजबूर कर सकती हैं।
और दूसरा कि महिलाएं अब यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि उन्हें नकारा जाए और उनके सशक्तिकरण की बजाय उन्हें निर्भर और दुर्बल रखकर कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़े। देखिए, जो लौ जली है मैं उसे बुझने नहीं दूंगी। उत्तर प्रदेश ने 30 सालों से जाति और धर्म की राजनीति देखी है। मैंने इस बार यहाँ के लोगों को साथ लेते हुए इस राजनीति को खारिज कर मुद्दों पर आधारित राजनीति खड़ी करने की पूरी कोशिश की है। महिलाओं के लिए आधी आबादी का हक वाली राजनीति, युवाओं के लिए गर्मी चर्बी नहीं भर्ती वाली राजनीति। मैं मानती हूँ कि यही राजनीति उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए मैं इस राजनीति की लौ जलाकर रखूंगी। आने वाले निकाय और नगर पालिका के चुनाव में भी हम 40% महिलाओं और ज्यादातर नवयुवकों को लड़ाएंगे। अपनी पार्टी की कार्यकारिणी और पदों में भी हम महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। एक नई राजनीति को उभारने का समय आ गया है जो यूपी के लोगों के लिए लड़े और समर्पित रहे। मुझे अपने परिवार से पूरा समर्थन मिला है। मेरे पति हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं और अक्सर अपनी राय भी देते हैं। कल मेरे बेटे ने मुझे मैसेज डाला कि उसे मुझ पर बहुत गर्व है। कुछ दिनों पहले घर आने पे मुझे अपनी बेटी का एक पत्र मिला जो उसने मेरी 50वीं सालगिरह के लिए अमेरिका से भेजा था। उसमें उसने लिखा कि मैं उसको प्रेरित करती हूँ और उसे भी मुझ पर बहुत गर्व है। एक माँ के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। इसके अलावा रोज मुझे फोन करके मेरा कुछ न कुछ मजाक उड़ाकर मुझे जमीन पर लाने का काम भी दोनों बच्चे जरूर करते हैं कि कहीं मैं अपनी नेतागिरी उन पर चलाने की कोशिश ना करूं। मुंबई महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष और शिवसेना नेता यशवंत जाधव और उनके करीबी लोगों के घरों और संपत्तियों पर आयकर विभाग ने लगातार तीसरे दिन भी छापेमारी शुरू रखी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई में अब तक कुछ अहम कागजात, दस्तावेज और 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। महाराष्ट्र में विपक्ष काफी वक्त से जाधव द्वारा पारित बीएमसी की सभी निविदाओं की ऑडिट की मांग करता रहा है। बीएमसी के स्थायी समिति के अध्यक्ष के आदेश से ही सभी निविदाएं पारित की जाती हैं और उनसे जुड़े भुगतान की मंजूरी दी जाती है। यशवंत जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और उन पर इन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे यशवंत जाधव के मजगांव स्थित घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान यशवंत जाधव से घर पर ही पूछताछ भी शुरू हुई। अधिकारियों ने जाधव के घर से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और कागजात बरामद किए। शनिवार को भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी शुरू रखी। इस छापेमारी में आयकर विभाग के अधिकारियों ने दस्तावेजों और कागजात के अलावा 2 करोड़ कैश भी बरामद किए। रविवार को बरामद कागजात और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर छापेमारी शुरू रही। आयकर विभाग के अधिकारियों की जांच और पूछताछ अभी शुरू है। लगातार तीसरे दिन यशवंत जाधव के घर और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी के मुद्दे पर रविवार को पत्रकारों ने शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। संजय राउत ने कहा, मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही इनकम है और टैक्स है। बीजेपी शासित राज्यों में इनकम भी नहीं है और टैक्स भी नहीं है। महाराष्ट्र में महापालिका चुनाव आया है, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को महाराष्ट्र में ही काम है। जो ढूंढना है उन्हें ढूंढने दो, ढूंढते रह जाओगे। संजय राउत ने कहा, जनता देख रही है, महाराष्ट्र देख रहा है, देश देख रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र के लोगों को परेशान करने का काम शुरू है। हम यह सब झेल लेंगे लेकिन महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। ठाणे महानगर पालिका ने पिछले 10 साल से बंद छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को फिर से खोलने का फैसला किया है। इसी के तहत अब जेनेरिक मेडिकल शुरू करने की मुहिम शुरू हो गई है। ऐसे में 3 मार्च को होने वाली महासभा की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के लिए पटल पर रखा गया है। अब देखना है कि क्या इसके लिए अभी निविदाकर्ता आगे आएंगे या फिर मरीजों को निराशा हाथ लगेगी। ठाणे महानगर पालिका द्वारा कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल को संचालित किया जाता है। इस अस्पताल में ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, भिवंडी आदि से मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहाँ रोजाना करीब 500 ओपीडी होती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर विवाद चल रहा है। 10 साल पहले यहाँ मेडिकल चलाने के लिए इसे एक निजी संस्था को देने का फैसला किया गया था। मासिक किराया भी उसी के अनुसार तय किया गया था, लेकिन पहले महीने का किराया देना संभव नहीं था। नतीजतन बकाया राशि बढ़ने के कारण महानगर पालिका अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स को वापस ले लिया था। लेकिन महानगर पालिका के कुछ नियम कायदों के चलते देखा गया है कि कई संस्थाएं इस मेडिकल को चलाने के लिए आगे ही नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।